प्लेटो के परिवार के साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। उन्होंने परिवार के साम्यवाद के बारे में क्या कहा। पिछले वीडियो में हमने उनके संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ा। अब हम देखते हैं परिवार का साम्यवाद। तो परिवार के साम्यवाद के लिए जो मुख्य बातें थी परिवार के साम्यवाद की, वो ये थी कि दार्शनिक वर्ग के स्त्री और पुरुष दोनों का कोई निजी परिवार नहीं होगा। दोनों के स्त्री पुरुष को अस्थायी विवाह करने की आज्ञा प्रदान की जाएगी। और इस अस्थायी विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी उनका पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार प्लेटो परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। परिवार के जो साम्यवाद के उद्देश्य थे वो थे स्त्रियों की मुक्ति और राज्य को लाभ प्रदान करना। ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन एथेंस में स्त्रियां घर की चार दीवारी में बंद थी और उनका कार्य संतान का पालन पोषण करना था। प्लेटो ने जो परिवार की साम्यवादी योजना दी है वो स्त्रियों को परंपरागत जीवन प्रणाली से निकालकर एक सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। श्रेष्ठ नागरिकों की प्राप्ति। प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से, परिवार के साम्यवाद के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिकों की प्राप्ति करना चाहता है। वो कहता है कि स्त्री और पुरुष, दार्शनिक वर्ग के श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष, उनका जोड़ा बनाया जाएगा और उनसे जो संतान उत्पत्ति होगी वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगी। आयु और बुद्धि और स्वास्थ्य, इनकी दृष्टि से जो है विवेक, इनकी दृष्टि से एक अस्थायी जोड़ा उनका बनाया जाएगा और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो श्रेष्ठ संतान होगी। तीसरा उसका उद्देश्य ये था कि वो इससे अभिभावक वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि भी करना चाहते थे और उनका ये मानना था कि जब आदमी बहुत सारा टेंशन और बहुत सारी जिम्मेदारियां परिवार के प्रति निभाता है और उनको परिवार के पालन पोषण को लेकर और परिवार को संचालित करने के लिए उन्हें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको निभानी पड़ती है। तो उन सब जिम्मेदारियों से मुक्त रहते हुए अभिभावक वर्ग सिर्फ राज्य कार्य में ही लगा रहेगा, इसलिए वो अभिभावक वर्ग की कार्य क्षमता में भी इसके माध्यम से वृद्धि करना चाहते थे। इसके साथ ही उनका ये भी उद्देश्य था कि वो जनसंख्या की वृद्धि में या जनसंख्या का मतलब एक संतुलन बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने एक छोटे से नगर राज्य की कल्पना की है और उन्होंने पहले जैसे आदर्श राज्य की विशेषताओं में हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या या बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या जो है नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। तो जनसंख्या में एक संतुलन बना रहे, इसके लिए वो परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। और वो जो कहता है कि जब आपको ये लगे कि राज्य की जनसंख्या बढ़ने वाली है तो अस्थायी जोड़े जो बनाए जाते हैं या अस्थायी विवाह जो किए जाते हैं उनको कम कर दो, और जब राज्य की जनसंख्या कम पड़ने लगती है तो उनके जो अस्थायी विवाहों की संख्या बढ़ा दो, ज़्यादा जोड़े बना दो। तो इससे जो है जनसंख्या का एक संतुलन बना रहेगा। नंबर नेक्स्ट, संपत्ति के साम्यवाद की पूर्ति। प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद की पूर्ति के लिए भी परिवार के साम्यवाद की स्थापना करता है, क्योंकि यदि आदमी के पास में परिवार हो और उसके पास संपत्ति नहीं हो तो परिवार का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आप संपत्ति का साम्यवाद यदि लागू करना चाहते हो
तो इसका मतलब आपको साथ साथ परिवार के साम्यवाद भी लागू करना पड़ेगा। जिस आदमी को आप दार्शनिक वर्ग को यदि आप निजी संपत्ति से वंचित रखना चाहते हो तो उसको निजी परिवार से भी दूर रखना होगा, उसका निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए। अन्यथा वो अपने परिवार का, जिस आदमी के पास में संपत्ति नहीं हो और परिवार हो तो वो परिवार का पालन पोषण और परिवार का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये संपत्ति के साम्यवाद के भी एक पूर्ति का साधन है। राज्य की एकता की प्राप्ति में भी सहायक है, क्योंकि राज्य की एकता की प्राप्ति में सहायक इसलिए है कि बहुत सारे कार्य आदमी परिवार के स्वार्थ में आके और परिवार के स्वार्थ में पड़ के आदमी बहुत सारे गलत कार्य करता है। तो शासक वर्ग कोई गलत कार्य न करे, उनका पूरा ध्यान राज्य की रक्षा में लगा रहे, राज्य के शासन कार्य में लगा रहे, राज्य की एकता में लगा रहे, तो जो है एक तरह से एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी और राज्य की एकता में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जब उनके अस्थायी जोड़े बनाए जाएंगे और अस्थायी जोड़ों से जो संतान उत्पन्न होते ही उनको राज्य ले लेगा, उनका पालन पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो जो उनका पालन पोषण राज्य के द्वारा किया जाएगा तो किसी का भी आदमी अपने संतान की मोह के लिए भी, शासक वर्ग कभी कभी अपने संतान के मोह के लिए भी जो है गलत काम करता है, उत्तराधिकारी बनाने के लिए भी झगड़े चलते रहते हैं। अतः ये सब होंगे ही नहीं, क्योंकि किसी की संतान अमुक स्पेशल रूप से आप ये नहीं कह सकते कि ये फला आदमी का पुत्र है, पुत्री है, ये उनका बेटा है, बेटी है। सारे जो होंगे समस्त राज्य के बेटा बेटी होंगे, समस्त राज्य की संतान होगी। इसलिए राज्य की एकता की रक्षा की प्राप्ति भी उसके द्वारा संभव है। अब हम संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना करते हैं कि संपत्ति के साम्यवाद की परिवार के साम्यवाद की हम आलोचना करते हैं। परिवार के साम्यवाद की आलोचना क्या है? तो परिवार के साम्यवाद की आलोचना के लिए हम ये कह सकते हैं कि पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की योजना की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह की योजना की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि प्लेटो ये कहता है कि आदमी में कई प्रकार के दुर्गुण या कई प्रकार के लोभ मोह इस तरह की बातें जो है परिवार के कारण पैदा हो जाती है। तो इनको दूर करने के लिए और इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आदमी में हो सकता है कि कोई दुर्गुण हो या कोई दुर्गुण आ जाए, लेकिन उचित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम उनमें नैतिक गुणों का विकास करके और उनको इन दोषों से दूर रख सकते हैं। इसलिए इसमें ऐसा करने के लिए कि एक राज्य की एकता के लिए या राज्य कार्य की रक्षा के लिए या राज्य का कार्य राज्य के विकास में सहायक होने के लिए परिवार का साम्यवाद करना ही पड़े, ये आवश्यक नहीं है। सौम्य जैसे अभिभावक वर्ग की दृष्टि से भी ये त्रुटिपूर्ण है। अभिभावक दृष्टि से ये त्रुटिपूर्ण इसलिए है कि अभिभावक वर्ग का एक तो जीवन जो है नीरस और आनंदहीन हो जाएगा, वे राजकार्यों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। दूसरा कि अभिभावक वर्ग जो है पारिवारिक समस्या जो भी होगी, तो जो भी पारिवारिक विवाद आएंगे उनको हल करने में असफल होगा। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि परिवार के साम्यवाद से राज्य की एकता के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। कि उनको जो अस्थायी जोड़े बनाने की आज्ञा दी गई है, तो अस्थायी विवाह करने के लिए आज्ञा दी गई है, उन जोड़ों को लेकर अभिभावक वर्ग में भी द्वेष और ईर्ष्या की भावना कभी कभी पैदा हो सकती है। ऐसी संभावना है
कि अस्थायी जोड़ों को लेकर अभिभावक वर्ग में द्वेष और ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है, तो परस्पर राज्य की एकता को जो है संकट पैदा हो सकता है। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये योजना असफल भी हो सकती है। कई बार संतान की उत्पत्ति होते ही ठीक है कि वो राज्य सरकार उसको ले लेगी और राज्य उनका पालन पोषण करेगी, जिसके माध्यम से ये पता नहीं चलेगा कि कौन किसका पुत्र है पुत्री है। लेकिन कई बार हम शकल के माध्यम से भी ये कह सकते हैं, ये पता लगा लेते हैं कि अमुक आदमी का चेहरा ये उससे मिलता जुलता है, या ये उसकी संतान है, तो हमें ये पता चल जाता है, ये पता चल जाता है हमें ये कि ये फला का बेटा है, फला की बेटी है। तो हो सकता है कि बड़े होने पर उनके सामने जो है अपनी संतान को एक तरह से वो पहचान ले कि ये हमारी संतान है, तो इससे जो है योजना, संपूर्ण जो योजना है परिवार के सामवाद की, वो असफल हो जाएगी। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो है परिवार की जो संस्था है, वो परिवार की संस्था का अंत करना अनुचित है, क्योंकि परिवार की संस्था के माध्यम से, परिवार नामक जो संस्था है वो एक ऐतिहासिक संस्था है और इसके पीछे युगों का अनुभव है। परिवार में रह के हमें हमारे अंदर अनेक प्रकार के सद्गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग की भावना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, सहानुभूति की भावना, एकता की भावना। इस तरह के जो सद्गुणों का विकास होता है, हमें परिवार के माध्यम से इन सद्गुणों का विकास होता है, तो हम इन सद्गुणों से वंचित रह जाएंगे। तो परिवार नाम की जो संस्था है वो एक ऐतिहासिक संस्था है, बहुत ही प्राचीन संस्था है जिसके पीछे युगों का अनुभव है, और ऐसी संस्था को एकाएक समाप्त करना, उसका अंत करना अनुचित है।